बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संचयन भाग 2 की पहली कहानी हरिहर काका की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। कहानी बड़ी होने के नाते कई वीडियो में चली जा रही है और इसलिए चूँकि पुनरावृत्ति है, आपको अच्छे से आना भी चाहिए, तो मैं कहानी को बीच बीच के हिस्से के ना समझा के बिल्कुल लगातार समझा रही हूँ। तो ठाकुरबाड़ी से जब हरिहर काका लौट के आते हैं, घर में उनकी आवभगत बहुत ज़्यादा होती है। उसे देखने के बाद उन्हें वहाँ के वातावरण में बहुत परिवर्तन लगा। उन्हें लगा कि शायद ठाकुरबाड़ी के डर से घर में भाइयों ने, उनकी बहुओं ने उनकी इज्जत और सम्मान करना शुरू कर दिया। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ दिखाई गई हैं। तो उसके आगे की कहानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। कहने का मतलब कि जितनी घटना आपके घर में घटी होगी, जितनी घटना घटी होगी, अगर बाहर का एक भी आदमी उस घटना को जान जाता है, तो अगर बाहर का एक भी आदमी उस घटना से परिचित हो जाता है, तो वो घटना बढ़ती चली जाती है। जब आप दूसरे को पहला जाके दूसरे को बताएगा तो कुछ उसमें बदलाव आएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा तो बदलाव आएगा, और धीरे धीरे वो स्थिति आती है कि जो घटनाएं होती हैं उनकी जुबान बहुत तेज और बहुत पैनी हो जाती हैं। घटनाएं अवश्य ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों को कहने की ज़रूरत न हो। गांव के लोगों से महन जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। अब उनका गांव के महन से न किसी ने कुछ बताया, न हरिहर काका के भाइयों से, लेकिन ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गई। सब लोग जान गए कि हरिहर काका की क्या स्थिति चल रही है। गांव की बैठकों की बातों का सिलसिला ही चल निकला था। हरिहर काका का मुद्दा हो गया था। जहां 4 लोग इकट्ठे होते, बस वो हरिहर काका की बात करते रहते। हर जगह एक ही प्रसंग शुरू हो जाता। हरिहर काका को अपनी और सारे लोग बस एक ही चर्चा करते कि वास्तव में हरिहर काका को करना क्या चाहिए। क्या उन्हें अपनी जमीन भाइयों को देनी चाहिए या अपना एलोक परलोक बना करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ठाकुरबाड़ी को दे देना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी भांति इस बात की चर्चा करते और लोगों का मानना भी अलग अलग था। कोई कहता कि ठाकुरबाड़ी को अगर दे देंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी अचल कीर्ति हो जाएगी, यश फैलेगा। और फिर कुछ लोग कहते कि भाई का परिवार तो उनका खुद का अपना है, तो क्यों ना भाइयों को दे दी जाए, जीवन भर करने वाले वही हैं, उनके सेवा करेंगे। तो ये सोच के सब जितने मुंह उतनी बातें, और ये चीजें बहुत लोग खून के रिश्ते की दुहाई देते कि खून का रिश्ता है। तो भाई खून का रिश्ता तो है, लेकिन क्या जब हरिहर काका को कष्ट दे रहे थे उनके भाई और उनकी पत्नियां, तो खून का रिश्ता नहीं था? तब भी तो खून का रिश्ता था। तो यहाँ यही तो दिखाया गया कि आदमी की कद्र, उसकी इज्जत, उसकी सम्मान उसके पैसे से होती है। पैसा ना हो तो लोग नहीं पूछेंगे। तो पैसे का मोह ज़्यादा होता है, इंसान का कम। अब धीरे धीरे जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। अब धीरे धीरे ऐसा जबरदस्त मसला तो पहले कभी हुआ नहीं था। थोड़े दिन तक इसकी सुगबुगाहट पूरे गांव में फैलती रही, फिर धीरे धीरे सामान्य हो गए। लोग प्रतीक्षा करने लगे कि देखिए आगे क्या होता है। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते हैं या कुछ और होता है। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखा जाए तो 2 वर्गों में पूरा गांव बट गया। आधे लोगों का मानना यह था कि काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दे देना चाहिए, और आधे लोगों का मानना यह था
कि नहीं, भाई उनके अपने हैं, खून का रिश्ता है, उन्हें दे देना चाहिए। तो पूरे गांव में दो मत चलने लगा, दो सहमति हो गई। अब एक वर्ग तो पहले ही चाहता था कि ठाकुरबाड़ी को जमीन दे दें, और धीरे धीरे अब सुबह शाम ठाकुर जी का भोग लगता, साधु संत वहाँ गांव के कुछ पेटू चटोर किस्म के जो थे वहाँ इकट्ठे होते, जुट जाते। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे, वहाँ बैठ के विचार विमर्श होता, और जिनके यहाँ हरिहर जैसे लोग पल बढ़ रहे थे, गांव का पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। लोग बस चर्चा का एक ही मुद्दा कि हरिहर को क्या करना चाहिए। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाइयों ने उनसे यह निवेदन किया कि जमीन उन्हें लिख दें। अब भाइयों से नहीं रहा गया, कुछ दिन सेवा कर लिए तो उन्हें लगा कि कहें कि जमीन हमें लिख दीजिए, नहीं गांव का माहौल खराब हो रहा है, उनके सिवाय तो उनका कोई है नहीं। तो सब भाई मिलकर काका को समझाते हैं कि आपकी ज़मीन आप ही की रहेगी, लेकिन आप हमारे नाम लिख दीजिए, आपका तो कोई अपना है नहीं, तो हम ही लोग आपका जीवन भर करेंगे, तो बेहतर है कि आप हमारे नाम लिख दीजिए। और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं। लेकिन हरिहर काका पढ़े लिखे तो नहीं थे। काफ़ी देर बात सुनने के बाद उन्होंने ठान ली। उन्हें लगने लगा जितनी गांव में घटनाएं देखे थे, जितने लोगों की मुंह की बातें सुने थे, और जो जो उन्होंने भोगा था, सबको सोच विचार कर उन्हें ये लगा कि इस जमीन को किसी के नाम तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक वो खुद जिंदा रहते हैं। चाहे वो अपना भाई हो, चाहे महंत हो, वो किसी के नाम नहीं लिखेंगे। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को लिख दी, उनकी दशा वो देख चुके थे कि बाद में उनका जीवन कैसा हो गया। धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था कि वास्तव में भाई और भाई की पत्नियां ठाकुरबाड़ी में एक रात रह लेने के कारण डर गए थे कि ऐसा न हो कि कभी इनका मन बदल जाए तो वो जमीन और जायदाद न लिखें। और काका उन्हें बार बार यही समझाते थे कि देखो भाई, जमीन लेकर मैं कहीं जाऊंगा तो नहीं, मैं मरूंगा तो भी जमीन यहीं रहेगी, और मेरे मरने के बाद मेरा तो कोई है नहीं, तो इसमें लिखवाने की कहाँ से बात आ गई, लिखने की क्या ज़रूरत है, सब चीज़ तुम्हारी ही है मेरे मरने के बाद। उधर महंत के यहाँ के भी लोग बारी बारी आते, टो लेते रहते, जहाँ कहीं एकांत मिलता, अकेले मिलते। हरिहर काका को इतना जरूर समझाते कि भाई देखो काका, हरिहर विलम्ब मत करो, भगवान के यहाँ मुंह दिखाना है, जमीन का व्यय कर दो, मतलब बैनामा कर दो जमीन का, ताकि तुम पूरी जिंदगी मोक्ष प्राप्त करो, राज करो, और मरोगे तो तुम्हारी आत्मा के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक जाओगे। इस तरह का लालच दे दे करके ठाकुरबाड़ी के लोग और भाई दोनों ही उनके पीछे पड़े हुए थे। काका न हाँ कहते न ना कहते, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया था कि अपनी जीते जी अपनी ज़मीन वो किसी को नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने ठान लिया था। अब धीरे धीरे काका की भी चिंता बढ़ने लगी। अब लोगों ने ठाना कि क्यों ना काका का अपहरण कर लिया जाए और ज़मीन जायदाद ज़बरदस्ती लिखवा ली जाए। ठाकुरबाड़ी के महान जो थे वो दबंग प्रकृति के थे, उन्होंने योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए जी जान से जुट गए। लुके छिपे वो हरिहर काका को तलाशते रहते, लेकिन भाइयों को इसको भनक लग गई कहीं से, और आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत, उनके पक्षधर भाला, गड़ासा, बंदूक, लैस आदि लेकर के हरिहर काका के दलान में धमक गए। उन्होंने लगा कि सीधे मुँह काका नहीं मानते तो इन्हें उठा ले चलो।
मारो पीटो डराओ धमकाओ और लिखवा लो। हरिहर काका के भाई इस घटना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कि आधी रात को लोग चाकू भाला लाठी गड़ासा लेकर कूद पड़ेंगे आंगन में घर के, तो वो डर जाते हैं। जवाबी हमले हुए, दोनों ओर से मारपीट हुई और अंत में स्थिति ये आई कि चीखा चिल्ली के बाद, गांव में हाय पुकार मचने के बाद शोर शराबा हो गया। गांव के लोग जग गए और वहां से वो लोग भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना पहले तो कहीं सुनी नहीं थी। अब जो जहां सुनता था हाल चाल लेने पहुंच जाता था। दालान और मकान की छतों पर जमा होकर लोग आहट लेने लगे, बातचीत करने लगे कि ये सब हुआ कैसे, ये सारी चीज़ें समझाने लगे। और खामोशी और शांति नजर आ गई। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले और अंत में हरिहर ठाकुर बाड़ी के लोग जो रहते हैं वो उठा ले जाते हैं काका को। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि ये महंत का काम है। वे दल बल से ठाकुर बाड़ी पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति थी। रोज की तरह बिल्कुल मुख्य फाटक बंद, चारों ओर सन्नाटा सूनापन। और यह काम महंत का ही नहीं, बाहर डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही काका को छोड़ेंगे। एक बार लोगों के मन में आया कि हो सकता है ठाकुर बाड़ी के लोग न हो, बाहर के कोई डाकू हों। खोज में निकले लोग दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीरे धीरे आवाज आई। वो उधर से गुजर ही रहे थे कि कहीं से ठाकुर बाड़ी से ये आवाज़ उनको कुछ कान में पड़ी। कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो आया कि अब पक्का है कि हरिहर काका को लोगों ने लाकर यही बंद किया होगा। वो तो इसी धुन में थे। ठाकुर बाड़ी का फाटक लोग पीटने लगे और छत से रोड़े पत्थर गिरने लगे। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग भी होने लगी। मतलब ईंटा पत्थर फायरिंग बंदूक सब कुछ चल गया। ये थे ठाकुर बाड़ी के महंत, जिनको नाम के महंत थे, जिन्होंने जीवन भर डकैती की तरह चीज़ें की थी। बस पता लगने की देर है कि किसके पास ज़मीन जायदाद है, किसके पास रुपया पैसा है। वो किसी न किसी बलबूते सारी चीज़ें वहाँ रखवा लेते थे। अब फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, गिर पड़ा। गिरते गिरते हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर जो थे वो भाग खड़े हुए। जब हरिहर काका के भाइयों के साथ जो आए हुए थे, जब उन्होंने देखा कि दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और जो आंगन में घुसे हुए महंत और के जो साथी लोग थे वो हरिहर काका को कहीं उठा ले गए हैं, तो हरिहर काका के भाइयों को उनको ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता था नहीं। अब इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके चंद विश्वासी साधु सादे कागज पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरन ले रहे थे। पुराने जमाने में जमीन जायदाद तो अंगूठे के निशान से ही चलती थी और वो जबरदस्ती काका को मार पीट सता करके उनके अंगूठों का निशान जो है अनेक कागजों पर लेते जा रहे थे। काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए। पहली बार जब महंत ठाकुर बाड़ी के महंत उन्हें ले गए थे तो उन्हें 56 भोग खिलाया, खूब आवभगत की। भाई जब बुलाने आते हैं तो उन्हें वापस छोड़ भी देते हैं कि जाए, ये मन संतुष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में उन्हें समझाते रहते हैं, बीच बीच में तो भी लेते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कि काका का कहीं मन तो नहीं बदल जा रहा। कुल मिलाकर जब उन्हें लगने लगा कि अब उनके भाई जो हैं वो बिल्कुल चुस्त हो गए हैं, वो काका को ऐसे आसानी से चंगुल से निकलने नहीं देंगे, तो इन्होंने सोचा कि हम भी धावा बोल देते हैं और धावा बोल के डकैतों की तरह दालान में कूद जाते हैं। काका को उठाकर लेके ठाकुर बाड़ी में अंदर के कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं और जैसे ही लोगों को आहट लगती है वो वैसे ही तुरंत चारों ओर हो हल्ला मच जाता है। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो ठाकुर बाड़ी से कुछ बोलने बात करने की आवाज़ सुन के लोगों को शंका बिल्कुल पक्की हो गई कि हो न हो
काका को यही बंद किया गया है। अब उन्होंने क्या किया कि जबरन कागज पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। काका ने महंत के व्यवहार को जब देखा तो जैसा लगा जमीन पे गिर गए हों। उन्होंने सपने में सोचा भी नहीं था कि महंत भी इस रूप में आएंगे। जिस महंत को बड़ा आदरणीय और श्रद्धेय समझ रहे थे पहली बार मिलने से, अब उनके लिए घृणा, दुराचारी, पापी नजर आने लगे। वो अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज़्यादा नेक, पवित्र और अच्छा लगने लगा। अब जब यहाँ बारी आ गई कि काका को साधु संत और अपने भाई एक जैसे क्यों लगेंगे, तो जो साधु संत रहते हैं वो तो डाकू के प्रवृत्ति के थे ही, और दोबारा जब पकड़ के लाते हैं काका को, पहली बार आओ भगत के दोबारा लाए तो उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिए, उनको कमरे में बंद कर दिए, मारा, पीटा, सादे कागज पे हस्ताक्षर करवा लिए, बहुत तकलीफें दी। तब जाके काका को समझ में आया कि अच्छा ये वही महंत हैं जो बड़ी भगवान की दुहाई देते थे और ये कहते थे कि तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा, जीवन भर सुख पाओगे, राज करोगे, 56 भोग खाओगे, सब कुछ कहते थे। तो धीरे धीरे लोगों और काका को ये समझ में आ गया कि सिवाय पैसे के इस दुनिया में मोह किसी से नहीं होती किसी की। तो उन्होंने पल भर में सब कुछ समझ लिया और महंत उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए सब कर रहा हूँ हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत जोर जबरदस्ती की है, लेकिन तुम बाद में समझ जाओगे कि धर्म संकट में तुम पड़ गए हो, उससे उबरने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हें समझाने की नीयत से ये सारी बातें समझा रहे हैं। अब एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़े जाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर तीनों भाई सुबह से ही पुलिस की जीप लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। जीप में तीनों भाई थे, एक दरोगा था, पुलिस के 8 जवान थे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी का दरवाजे ठोकना शुरू किया, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। पुलिस के जवान और ठाकुरबाड़ी पूरी तरीके से घेर लिया और उन्होंने ठाकुरबाड़ी को घेर लिया चारों ओर से कि अब निकल के कहाँ भागेंगे। पुलिस के जवान उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकल भागने का हो ही जाता है। अब ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जो जवान थे कितना घेरते, बहुत बड़ी थी ठाकुरबाड़ी, बहुत विशालकाय थी, कितनी दूर घेरते। थोड़े से जवान लेके पहुंचे थे लोग, जितना संभव हो सका उन्होंने घेरा डाला, मोर्चा संभाला, सुबह की प्रतीक्षा की। ठाकुर हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से सामने होने वाले और डाकू रूपी साधु संत रंगे हाथों पकड़ जाएंगे। वो चाहते थे कि इनको हम रंगे हाथ पकड़ लें, रंगे हाथ पकड़ लें ताकि किसी को कोई आश्चर्य न हो। डाकू रूपी साधु संत रंगे हाथों पकड़ जाएं, यही सबसे खुशी की बात थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठाकुरबाड़ी के अंदर कोई एक मनुष्य जा नहीं पाया और सुबह होने से पहले ही थोड़ी ही देर बची रही होगी, अभी सुबह होने में अभी कुछ देर है, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ दे रहा था। जब उन्हें लगा कि सुबह होने वाली है और तब तक प्रयास करके देख लिया जाता है कि अगर ये आत्मसमर्पण कर दे तो ठीक बात है। पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ठाकुरबाड़ी के अधिकतर लोग पीछे के दरवाजे से कहीं कहीं निकलकर भाग चुके थे। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया।
उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पता लगाया, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी। एक ही वाक्य को बार बार वो रटता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट कर सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, यानी मारपीट का सहारा लेकर भी बात जो है उगलवाते हैं। लेकिन उस साधु की उम्र को, वय को देखकर पुलिस इंचार्ज को इसके लिए भी छूट देनी पड़ी। अब पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेना शुरू करते हैं। अब बारी आ गई ठाकुर बारी के तलाशी की, तो लोगों ने तलाशना शुरू किया। सारे कमरों को देखा, जहाँ जहाँ देखे कोई नहीं मिला। छत के कमरों में गए, पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में मिला ही नहीं उन्हें। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य में घिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए आखिर? लोगों को लगने लगा कि हरिहर काका को लेकर ये ठाकुर बारी के महंत जो थे वो कहाँ भाग सकते हैं। अनुमान लगाना शुरू कर दिए लोगों ने। काफी पैसा खर्च किया लोगों ने पुलिस पर कि पता चल जाए कि हरिहर काका कहाँ गए हैं। उन्हें लग रहा था कि अब भाइयों को वो आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उसकी तलाशी पहले की गई। बाद में जिन कमरों की चिटकिनियां बंद थी उन्हें खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा था। अब तलाशी शुरू हो गई थी तो प्रत्येक कमरे में होगी, तो सारी जगहों को देखा गया, लेकिन अचानक उनकी निगाह एक दरवाजे पे गई जिसमें कि बड़ा सा ताला लटक रहा था। तो उस कमरे की कुंजी मांगी गई, वृद्ध साधु से की गई, तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तो उसने कह दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी कुछ सोच में ही पड़ा था कि उस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए, छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से जैसे लगा कोई धक्का दे रहा हो, पांव से दरवाजे पर धक्का दे रहा हो। पुलिस के जवानों के कानों में जब वो आवाज़ पड़ी तो सब पका गए कि आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है, कहाँ की हो सकती है। तो उन्होंने, जवानों ने घेर सकने में अपने आप को असमर्थ पाया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगी। अब सुबह की प्रतीक्षा होने लगी। काका के भाइयों ने सोचा कि पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, डाकू रूपी साधु संत के हाथ पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर एक रोड़ा भी नहीं आया। शायद पुलिस के आते देखकर उन्होंने देख लिया था कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी निकल भागने की। काका को वहीं के एक कमरे में बंद कर दिया था और अभी सुबह होने में कुछ देर थी। पुलिस इंचार्ज ने रह रहकर ठाकुरबाड़ी के फाटकों को खोलने की तैयारी कर दी थी। सब तरफ से कुल मिलाकर यही था कि किसी तरह ठाकुरबाड़ी को दरवाज़ा खुलवा के अच्छी तरह से जांच हो जाए। कमरे खोले गए। अब उस कमरे का भी ताला तोड़ा गया, कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसको देखते ही तो भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी और अन्य नौजवान साधु होते तो संभवतः वो जीते जी न बचते, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने हरिहर काका को बांध कर उनके मुंह में कपड़े ठूंस कर एक कमरे के भीतर जबरदस्ती फेंक कर बाहर से ताला लटका दिया था।
हरिहर काका के हाथ पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा भी ठूसा था। जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक गए और पैर से दरवाजे को धक्का मारा। जब धक्का लगा तब लोगों को आहट लगी कि इस कमरे के भीतर कोई ना कोई है। उन्होंने जबरदस्ती की, दरवाजे को तोड़ा, बंधन मुक्त किया और वहां पहुंचते हैं तो वहां हरिहर काका को देखते हैं और उनको देखते ही वो घबरा जाते हैं। उनकी स्थिति को देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका उन्होंने क्या किया कि हरिहर काका को समझाया, ताला खुलवाया, उन्हें निकाला और ठाकुरबाड़ी के जो महंत साधु संत थे वे सारे किसी गुप्त दरवाजे से कहीं बाहर निकल गए थे। बहुत सारे कागजों पर उन्होंने निशान लगवा लिए थे। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान को दर्ज कराया। हरिहर काका ने ये सोचा कि जब पुलिस आई गई है, उनकी बचत हो सकती है, तो किसी भी तरह से हम अपने बयान को दर्ज कर दें ताकि हमें हर तरह से सुरक्षित स्थिति मिले। अब सारे घर के लोग परेशान, साधु संतों ने फायदा उठाया, काका को बहुत तकलीफें दी। जब इतनी तकलीफें खाई तब काका को ये लगने लगा कि उनका जीवन तो बिल्कुल बेकार है। न घर वाले कदर कर रहे थे न बाहर वाले। घर वाले भी पैसे की मोह में परेशान थे और बाहर वाले भी ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ जमीन जायदाद जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। तो कुल मिलाकर इस तरीके से काका की स्थिति बहुत भयावह हो गई। अब ताला खोलकर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल गया। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य जवान साधु नजर आते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। स्थिति को देखते वो सोचे कि आज अगर ये सब साधु संत मिल गए होते तो निश्चित मार डालते हम लोग। काका के हाथ पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे को ढकेल कर खटखटाने की कोशिश की। काका को बंधन मुक्त किया। जब खोला गया देखा तो अंत में उन्होंने सबने मिलकर काका के हाथ पैर खोल दिए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधु संतों की काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे कागजों पर दस्तखत करवा लिया था। तो भाइयों को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन कागजों पे दस्तखत भाइयों ने करवा लिए हैं, भाइयों के ने या साधु संतों ने करवा लिया, उसके बदले में वो काका से सब कुछ लेके हड़प जाएं। अब काका को लगा कि जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो पुलिस में जो बयान है वो दर्ज करा ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको हरिहर काका को कैसे घर में घुसकर दालान से लोग उठा ले जाते हैं, किस तरह से उन्हें सताया गया, मारा पीटा गया, सादे कागजों पे दस्तखत करा लिए गए, अंगूठे के निशान ले लिए गए और हर प्रकार से कष्ट दिया गया। सारे पुलिस की आहट सुन के सारे भाग जाते हैं। उनके मुंह में कपड़ा ठूस के, पैर हाथ बांधकर कोने कमरे में पटक देते हैं, अंधेरे कमरे में। ये तो संयोग अच्छा था कि पुलिस वाले जब उसमें तलाशी लेने घुसते हैं तो काका को इस बात की आहट लग जाती है कि कोई आया। उन्होंने मौका देखकर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया पैर से ताकि पता चल जाए। तो इस तरीके से भाइयों और ठाकुरबाड़ी के लोग हरिहर काका को उठा ले गए और भाई पुलिस वालों को लेकर उन्हें खोजने जाता है। तो मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ा दी है और अब मैं आपको इसके आगे की कहानी इसके अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके अगले वीडियो तक आते आते, ये कहानी चूँकि बहुत लंबी है तो एक दो वीडियो में तो बनाना
बहुत कठिन है, सारांश भी बताया जाए तो भी। तो मैंने यहाँ तक की कहानी आपको पढ़ा दी, आप इसको दोहराइए, बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ के कोई कठिनाई हो तो पूछिएगा। और इसी पाठ के शेष अंश को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।